स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में अपना पहला भाषण करते हुए देश में पूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू करने की मांग की थी। संसद की स्थायी समिति के सदस्य की हैसियत से मैंने दुनिया के कई प्रजातांत्रिक देशों का दौरा किया है। इस दौरान मैंने यह अनुभव किया है कि संसार के बहुत से देशों में पूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकास हो रहा है। शासक और शासित वर्ग के बीच संबंधों में सब तरह के परिवर्तन हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अब हमें भी एक ऐसे शब्द पर विचार करने की ज़रूरत है जिससे आमतौर पर घृणा की जाती है। वह शब्द संप्रदायवाद है। जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था और हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, तब भी हम इस शब्द से परिचित थे। कुछ हद तक वही भाव आज भी इस शब्द से जुड़ा हुआ है। यह बड़ी चिंता की बात है कि स्वतंत्रता के लगभग 72 वर्षों के बाद भी यह शब्द समाज में अपना अस्तित्व बनाए हुए है। मैं समझता हूँ कि भारत में गणतंत्र लागू होने तक इस शब्द में कुछ सीमा तक वे भाव बाकी थे, परंतु बड़ी खुशी की बात है कि पिछले कुछ वर्षों में जब से समाज में नवचेतना का संचार हुआ, धीरे धीरे वे भाव समाप्त होने लगे हैं। लंबे समय के बाद केंद्र में बनी पूर्ण बहुमत वाली हमारी सरकार ने संप्रदायवाद की समस्या से निपटने के लिए कहीं बेहतर प्रयास किए हैं। सभी सरकारी कामकाज लोकतांत्रिक तरीके से करने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। अगर हमें लोकतंत्र को सही दिशा में ले जाना है तो हमें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोग लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करते हैं। मुझे लगता है कि देश की शासन व्यवस्था को उचित ढंग से चलाने के लिए संप्रदायवाद की समस्या को समूल नष्ट करना ही होगा। हम भारत के लोग आज इस बात पर गर्व कर रहे हैं कि हमारी सरकार इस दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। अध्यक्ष जी, संविधान में सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए संसद की व्यवस्था की गई है। हमारे देश की शासन व्यवस्था में संसद ही सर्वोपरि है। यह तो हम सभी जानते हैं कि संसद के सदस्यों का चुनाव लोकतांत्रिक प्रणाली से होता है। यह भी जाहिर है कि संसद जिन समस्याओं पर विचार करती है और उससे निपटने के लिए जो कानून बनाती है वे राष्ट्रीय महत्व के होते हैं।
संसद की कार्यप्रणाली को समझने वाले लोग यह भलीभांति जानते हैं कि एक तरह से भारत की 134 करोड़ जनता भी उन समस्याओं पर विचार कर रही है। मैं आपकी अनुमति से कुछ और भी कहना चाहता हूँ। संसद में बैठे जनता के प्रतिनिधि जनता की सामान्य भावनाओं के अनुरूप ही काम करते हैं। चूँकि सरकार को संसद के माध्यम से नियंत्रण में रखना आवश्यक है, इसलिए जनता निश्चित अवधि पर सरकार को उसके पद से हटाने की शक्ति रखती है। इसके अतिरिक्त लोगों में मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, जो परिवर्तन योग्य मुद्दे को लेकर वातावरण बनाता है। आम लोगों तक विपक्षी पार्टियों के नेता नीतियों की खामियों को लेकर जाते हैं, आंदोलन करते हैं, संसद में बहस होती है, तब जाकर सरकार अपनी नीति पर पुनर्विचार करने का मन बनाती है। इस प्रकार लोकमत का एक प्रत्यक्ष या परोक्ष दबाव बनाते हैं। कई बार ये दबाव परस्पर विरोधी भी होते हैं, क्योंकि इनके पीछे समाज के विभिन्न वर्गों के सामूहिक हित होते हैं। इन सभी पक्षों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन करती है, ताकि सभी को कुछ न कुछ संतुष्टि मिल सके। अध्यक्ष महोदय, पुराने जमाने में शासक वर्ग केंद्रीकृत होता था, जो अब संभव नहीं है, क्योंकि हमारे देश की शासन व्यवस्था भी केंद्रीकृत हो चुकी है। शासन की सारी शक्तियां एक हाथ में नहीं हैं। अब हमारी नई पीढ़ी अपनी भलाई बुराई के बारे में स्वतंत्र विचार रखती है। शिक्षा के अभाव में पहले लोग इतने जागरूक नहीं थे, वे शीघ्र ही नेताओं के प्रलोभन में आ जाते थे। परंतु पिछले 4 वर्षों में हमारी सरकार दोबारा जितनी भी नीतियां लागू की गई हैं, उन सबके पीछे जनता की सहमति या समर्थन रहा है। यही कारण है कि हमारी सरकार के किसी भी फैसले पर प्रतिपक्ष एकजुट होकर भी लोक भावना को सशक्त तरीके से प्रभावित करने में सफल नहीं हो पाया। हमारे देश में इस प्रकार के बदलाव हमारी जनता, हमारे प्रबुद्ध नागरिकों और समाज एवं सरकार की साझेदारी से संचालित होते रहे हैं। हमेशा से हमारी सोच यह रही है कि ऐसे परिवर्तनों से समाज के वंचित वर्ग का और गरीबों का जीवन बेहतर बने। अध्यक्ष महोदय, आज पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की कोई सीमा नहीं है जो लांघी ना गई हो। मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर औद्योगिक क्षेत्र में अशांति बढ़ गई है, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं, स्टॉप।